नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि देश भर के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि कचरा प्रबंधन पर उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए वेस्ट टू वेल्थ की नीति को अपनाएं। इसमें न केवल स्वच्छता अभियान को नई दिशा मिलेगी बल्कि शहरी स्थानीय निकायों के आर्थिक संसाधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। राज्यपाल दत्तात्रेय मानेसर गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वास्तव में ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे एक भारत दर्शन। इस सम्मेलन के लिए जब आप सब पधारे और मैं अपनी टीम से जब फीडबैक ले रहा था कि किस किस राज्य से कितने डेलीगेट पहुंच चुके हैं और जब हर राज्य का नाम बताया जा रहा था और वहां से कितने डेलीगेट आए, तो वास्तव में मन प्रसन्न हो रहा था कि हरियाणा की इस पावन धरा, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, ऐसे में आप सभी का यहां पधारना और एक ऐसे विषय के ऊपर सम्मेलन होना, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन की जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा हम सबको दी। और मैं विशेष रूप से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, उनकी पूरी टीम को भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने दिल खोलकर सभी व्यवस्थाएं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा प्रयास सबने मिलकर किया है। इस सम्मेलन का एक उद्देश्य कि किस प्रकार से हमारी विधायी संस्थाएं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कावड़ यात्रा को लेकर कहा कि कावड़ यात्रा के लिए प्रदेश सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और कावड़ लाने वाले युवाओं की संख्या में भी बंदोबस्त की है। उन्होंने कहा है कि यह एक धार्मिक यात्रा है, सभी को इस यात्रा को भक्ति भाव के साथ शांति से पूरा करना चाहिए। मैं भी कई बार कावड़ लेकर आया हूं, बल्कि मैं हर 6 महीने में कावड़ लाता था। इन सभी लोग शांति और भक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करें। जब भी कोई त्योहार आता है, धार्मिक आयोजन आता है, सरकार हमेशा पूरी सतर्कता के साथ काम करती है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रबंध करती है और उसी प्रकार के प्रबंध कभी भी किसी भी धर्म का जब भी कोई आयोजन इस प्रकार से बड़े स्तर पर होता है, कभी भी हरियाणा प्रदेश में कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। सर, जो युवा कावड़ लेने जाते हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे? मैं सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं भी अनेक बार कावड़ लेके आया हूं। मैं गोमुख से भी कावड़ लेके आया हूं, हरिद्वार से भी कावड़ लेके आते रहे हैं और हर 6ठे महीने भी मैं कावड़ लेके आता रहा हूं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, और ऐसे में क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जीएसटी के बढ़ने से देश तरक्की कर रहा है। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट देने का दस्तूर बनाया। जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश में धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। अब ये जो महानुभाव हैं, ये जो इस प्रकार के बयान देते हैं, ये अल्प अज्ञानी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर नहीं पता। पहले सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर जान लें,
फिर ऐसी बात कहनी चाहिए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के संबंध में हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। ऐसे में इसके लिए पुलिस इत्यादि का भी प्रबंध किया गया है और इसी के साथ साथ कांवड़ी जो है सकुशल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, इसके लिए पूरे चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं क्योंकि ये हमारी धार्मिक प्रक्रियाओं का साधन है और लोगों की आस्था भी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान भावना प्रधान देश है और इसमें लोगों की भावना है। मुझे माता से बहुत सारे लोग मौलाना यूनिवर्सिटी में जो उसके आसपास यूनिवर्सिटी थी, उनमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए महिलाओं के लिए मांग रही थी एक्सक्लूसिव बस सेवा वो मैंने कल उसको आदेश शुरू कर। जैसा अम्बाला धार्मिक सिविल अस्पताल में स्क्रब मशीन आई हैं, सफाई वाली नई मशीनें लाई हैं, आपके पास तो कैसा अभी पकड़ करते हैं? देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत था सिविल अस्पताल। अब इलेक्ट्रिक स्क्रब मशीनों के साथ वो चल रहा है और मैंने उनको ये कहा कि अब 20 करोड़ दिन में 3 या 4 बार वो यमुनानगर में कल देर रात शाम हरनौल गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गन्ने के खेत से पकड़ा जबकि 3 फरार हो गए। वहीं डीएसपी राजेश कुमार ने खुलासा किया है कि पकड़ा गया एक गैंगस्टर उत्तर प्रदेश की सक्रिय बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है जिस पर 14 मुकदमे दर्ज है और उसमें एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जबकि मास्टरमाइंड यमुनानगर का ही रहने वाला है जिसके इशारे को पर वह एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उनको जो है एटेवर गाड़ी को कोई रोक कर ला सके और इसलिए उन्होंने गाड़ी पर बीजेपी की झंडी भी लगाई हुई थी। आगे बढ़ेंगे जहां कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से दिशा निर्देश के बाद 1 नवंबर से फरीदाबाद में 10 साल पुराने वाहन और डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। जी हां, यदि इसके बाद भी सड़कों पर दिखे तो उचित कार्रवाई होगी। वही आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया था, इसमें से 1 नवंबर से नहीं दिखेंगे फरीदाबाद की सड़कों पर, जिसमें से सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो न्यू दिल्ली है, तो वहां से गाइडलाइन जो जारी हुई है कि दिल्ली में तो आपने देखा है 1 जुलाई से जो पाबंद लग गया है, तो उसके साथ साथ 3 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, तो इन 3 जिलों को भी जो है गाइडलाइन जारी की है कि 1 नवंबर से जैसे दिल्ली में किया गया वैसे यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल, जो डीजल जिनको 10 साल और पेट्रोल जिनको 15 साल जिनकी अवधि पूरी होगी, तो उनको जो कंप्लीट बैन जो है लगाने के लिए पेट्रोल पंपों को जो है वहां व्यवस्था बनाने के लिए जो है हमें गाइडलाइन दी गई है। तो उसके ही फलस्वरूप जो है मीटिंग की गई डीसी साहब की अध्यक्षता में, तो उसमें एक सीरीज हमने जारी की है जिनको 1 नवंबर में चाहे वो आरटीए अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा तो सीरीज जारी की गई है। गांव करोड़ा की नैतिक बनवाला गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की 15 साल की छात्रा है। उसने रोहतक में हुई राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे में इससे पहले दुबई में भी उसने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। बता दें कि नैतिक ट्रक ड्राइवर की बेटी है और मेहनत से देश और हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं। उसकी जीत से स्कूल की और भी जो लड़कियां हैं वो बॉक्सिंग में जुड़ी हैं। नैतिक ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच को दिया और ओलंपिक में खेलने का सपना बताया। सर, मेरा नाम डॉक्टर राजेश नैन। अब इस विद्यालय का मैं पीजीटी संस्कृत के तौर पर कार्यरत हूं और 2 वर्ष पूर्व मैं इस विद्यालय का विद्यालय प्रभारी रहा हूं। सर, यह बेटी उन हजारों बेटियों के लिए
एक आदर्श बेटी का काम करेगी, जो एक गरीब और ग्रामीण इलाके से होकर के शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेटी ने बॉक्सिंग में करोड़ा गांव का नाम रोशन किया है। नैतिक है। अब मेरी नेशनल हुई थी रोहतक में, तो इससे पहले मैं दुबई खेल के आई थी, वो जो कि एशियन चैंपियनशिप थी। मेरा दुबई में 2 देशों से मुकाबला हुआ था, कजाकिस्तान और यूक्रेन के साथ। जो हमारी फेडरेशन है वो मुश्किलें नहीं आने देती, मतलब अच्छी फेडरेशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ। अब मैं सर्विसेज की तरफ से खेल रही हूँ। अब हमारा मतलब 2026 में यूथ ओलंपिक है, मेरा मतलब मैं चाहती हूँ मैं वो खेल लूँ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और इस खेती को बढ़ावा देने में जो है हरियाणा ने पहल कर दी है। इसी के साथ साथ किसानों का भी इस खेती की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही उत्तम व पौष्टिक आहार की भी उपलब्धता होगी। खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर एनपीके खाद के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब फसल में डीएपी व यूरिया खाद की खपत बढ़ेगी। हरियाणा के पूर्व शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष दुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास को जिंदा रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस महान व्यक्तित्व ने कुरुक्षेत्र का विकास करना ही अपना लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थों का विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी और अब इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश सरकार 48 कोस के तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रही है और इन तीर्थों के लिए कई करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया गया है। नंदा जी के जो है आयुष विद्यालय जिस प्रकार से उसकी स्थापना की बहुत सी कार्य और मैं भी कहूँगा साथ में 2 बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और जिनके मार्गदर्शन में ये सारा का सारा जो जगह थी वो खबर होती थी, यहाँ पर कोई आता भी नहीं था और किस प्रकार से सुंदर भवन से बना के दिया यहाँ पर और केडीपी की यहाँ पर स्थापना की। आज जो केडीपी अग्रसर कार्य कर रही है, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल रतिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की सुनी समस्याएं और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। इस बीच आपको बता दें कि सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि रतिया क्षेत्र की समस्याएं सुनने के लिए रतिया पहुंची हैं। उनको लोगों की समस्याएं हैं और जिसका समाधान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रशासन ने सभी तैयारियां बाढ़ से निपटने के लिए पूरी कर ली गई हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कभी मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोकल जन समस्याएं हैं उनको मैं सुनूं और उसके बाद उनका समाधान करूं। तो अब भी जो छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, जैसे जाखंड दादी की समस्या है, वो पहले गांव में थी, अब वो नगर पालिका में आ गई है। तो जब इस तरह से जो शिफ्टिंग होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर जो है कई बार ट्रांजिट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही गांव वालों की कुछ समस्याएं थी, उनको मैंने एसडीएम साहब को बोल दिया है, तो गांव के लोग जो है एसडीएम साहब से मिल रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, तो उनका अधिकारियों को क्या है कि बहुतों का तो हम लोग जो है मौके पर ही उसका समाधान कर देते हैं और बाकी जो है अधिकारियों को उसके बारे में जो है बता देते हैं और लोगों को कहते हैं कि जाकर अधिकारियों से मिलें और जाकर अपनी बात को रखें। इंद्र के गांव शेखपुरा के पास पश्चिम यमुना नहर में 13 साल की बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोताखोर और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले लड़के ने यमुनानगर के हमीदा पुल से छलांग लगाई थी।
पलवल में विजिलेंस की टीम ने जिला सिविल सर्जन जय भगवान जटान को लाखों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में शुरू हुए निजी अस्पताल को बंद करने की धमकी दे रहा था सिविल सर्जन, ऐसे में जिसकी एवज में 15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित अस्पताल संचालक ने सिविल सर्जन को 3 लाख रुपए भी दे दिए थे, जिसके बाद उसने विजिलेंस टीम से शिकायत की। टीम ने कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन को गिरफ्तार किया है। जुलाना में एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई और आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। इस बीच आपको बता दें कि जींद डिपो की बस गुरुग्राम से जींद की ओर जा रही थी और बस जब जींद बाईपास के पास पहुंची तो खिड़की से खड़े यात्रियों ने चालक को धुआं उठने की सूचना, अचानक बस बंद हो गई। इस बीच बस को जब स्टार्ट किया गया तो नहीं हो पाई। चालक ने सभी सवारियों को नीचे उतार दिया और बस में शॉर्ट सर्किट हो गया और इसी के साथ नीचे खड़े सवारियों ने बस के नीचे धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। गुड़गांव से गाड़ी चल के आई थी, कैथल के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो बस जुलाना से निकलती ही यहाँ के बच्चे खड़े थे खिड़की में, बाईपास पे। हाँ बाईपास पे बच्चे खड़े थे खिड़की में। वो बोले सर धुआं उठ रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी, तो गाड़ी ने मिसिंग भी मार दी ऊपर चढ़ते फिरते यहाँ तक। फिर मैंने वापिस करी, देखा तो वायरिंग शॉर्ट हो रही थी। समय करीब 4:30 बजे गुड़गांव से कैथल के लिए जिंदी पूरी बस आ रही थी और जो बस अड्डा से आगे जो रोड बन रहा है, नवे भिन्न है, उसके अंदर कोई तार शॉर्ट हो गया बैटरी का, जिससे उसमें आग लगी बैटरी वाले बॉक्स के अंदर। जो ड्राइवर की सूझबूझ से उसने गाड़ी रोकने पर ना तो सभी सवारियों को नीचे उतार दिया। उसमें 50-55 सवारी तकरीबन बता रही थी। और जो फायर ब्रिगेड और जो हमारी 112 मौके पहुंच गई थी, सूचना मिलने पर मैं भी पहुंच गया था। क्षेत्र उद्यान विभाग प्रदेश के रादौर में स्ट्रॉबेरी, नारायणगढ़ में लीची और हिसार में उत्कृष्ट फल केंद्र खोलेगा। बागवानी विभाग में एचओडी विशेष डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने 7वें फल उत्सव का शुभारंभ किया। गन्नौर में 550 एकड़ में फल, फूल और सब्जी मंडी के निर्माण का कार्य चल रहा है। 5 गांव के 5-5 किसानों को नई तकनीक से उद्यान विभाग किसानों को बागवानी का प्रशिक्षण देगा। इस मौके पर एचओडी विशेष डॉक्टर अर्जुन सैनी और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके मल्होत्रा ने फल उत्सव में लगी प्रदर्शनी नर्सरी का अवलोकन किया। दिवसीय जो उद्यान का मेला है, ये किसान भाइयों और आम जनता को रूबरू एक प्लेटफॉर्म पर लाने का इसका उद्देश्य इस बार का रहा है, ताकि इसके अंदर बच्चे और आम जनता पूरे प्रदेश की इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और किसानों ने जो बागवानी के क्षेत्र में आने के बाद एक मुकाम हासिल किया, उन किसानों को हमने इन्वाइट किया, उनके एग्जीबिशन लगाई, उनसे आम जनता रूबरू, उनके प्रोडक्ट्स जो अपने लेवल पर बनाते हैं। मार्केट में जिस तरह की केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट लोग खा रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो उसमें यह है कि किसान और कंज्यूमर आपस में डायरेक्ट मिले, ये इसका मेन उद्देश्य है। और उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी ले, पेज बनाए और उसके खरीद सकते हैं। और वो इस तरह के उद्देश्य हमारे जो है किसान और आम जनता को जोड़ने का इसका मेन उद्देश्य है। किस तरह के फ्रूट्स वगैरह कितनी किस्म आएंगी फ्रूट्स की? लगभग 150 से 200 इसमें हमने उम्मीद की है, क्योंकि इसके पैरेलल हमारा पिंजौर का मेला भी चल रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि 150 से 200 मैंगो की वैरायटीज हमारे यहाँ लाडवा बहुत है। और बागवानी से और फल है, इससे इससे वो आगे किसान बच्चे खासकर इस विषय के अंदर स्कोप है। और आप अभी देख ही रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स कितना यूज होते हैं, जैसे मशरूम का आपका काम देखते हैं, टेस्ट होता है, मधुमक्खी
बिना ऐसे वाले करके मैंने कुछ थोड़े जितने भी हैं जो बागवानी से संबंधित, चाहे वो आलू का हो, प्याज का हो, चाहे वो सेब का हो, चाहे आपस काजली के हो, किनोस के हो, इसी तरह से गाजर के, इन सभी के यूज वगैरह बनाए जाते हैं। नए नए आयाम जो आ रहे हैं, आप देख रहे हो बागवानी के विषय जो है अपने आप में आगे निकल के सामने आ रहा है और बागवानी की उपयोगिता बढ़ रही है। जब भी हमने बात करते हैं हमने किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाई, तो जो अधिक मूल्यवान फसलें हैं जिसमें बागवानी फसलें आती हैं वो सामने निकल करके आती हैं। तो इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हर रूप से उस पर अनुसंधान कैसे हो, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा मानव संसाधन बागवानी के क्षेत्र में बन करके तैयार होकर के आए, और जो शिक्षा के माध्यम से आएंगे और जो नई तकनीक यहाँ पर डेवलप होती है रिसर्च के माध्यम से वो भी किसानों तक पहुंचे। तो ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिन पर जो है यूनिवर्सिटी हमारी काम कर रही है। और जैसा कि अभी बातों से भी जैसे पता चल रहा है कि हमारे 3 मुख्य विषय होते हैं जब भी हम बागवानी के साथ में जुड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।